हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी में बात करेंगे कि संस्था क्या होती है, उसका अर्थ देखेंगे, उसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और उसके फंक्शंस देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, संस्था के कार्य क्या क्या होते हैं और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। मीन्स जो संस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं संस्था के बारे में। हमने पहले पढ़ा समाज, समुदाय और हमने समिति के बारे में पढ़ा। अब हम उसी यूनिट की बात कर रहे हैं। उसका 4th टॉपिक है संस्था, इंस्टीट्यूशन। हमारा परिवार जो होता है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। संस्था कहने का अर्थ ये होता है कि हम वहाँ रहकर अपने सामान्य हित जो होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं और हम अपने कार्यों को बखूबी निभाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्था जो शब्द है उसको सबसे पहले स्पेंसर ने यूज़ किया था। स्पेंसर जो थे सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जो उनकी बुक थी उसके अंदर उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था और इसको उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद में जो समनर थे, है ना, वो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम समनर था। उन्होंने 1906 में एक बुक लिखी थी फोकवेज नाम से और उसमें उन्होंने इसका व्यापक अर्थ बताया था, क्योंकि स्पेंसर ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके थे। फिर उन्होंने इस वर्ड को यूज़ कर लिया था। देन फिर समनर ने उसको, अपनी बुक थी फोकवेज, उसके अंदर बहुत एक्सपांड फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन से बताया कि संस्था क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि संस्था का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग होते हैं, मानव होते हैं, है ना, उनके कुछ हित होते हैं। कौन कौन से हितों की बात की थी हमने समिति में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक तो सामान्य हित होते हैं और एक विशिष्ट हित होते हैं। सामान्य हित जो होते हैं उनकी पूर्ति आराम से, आसानी से हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट हित होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम समिति का निर्माण करते हैं। उन विशिष्ट हितों के लिए समिति का निर्माण किया जाता है और वो समितियां जो होती है, वो एसोसिएशंस जो होती है, वो किस तरीके से उन विशिष्ट हितों को निश्चित उद्देश्य लेके चलेगी और उस पे निश्चित कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये जो वर्किंग प्रोसेस है इसको जब हम बनाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए जो हम नियम लगाते हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं? वो संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए लिए जाते हैं। अब संस्था का अगर हम निर्माण करेंगे तो उसके अंदर विशिष्ट हित आएंगे। उन विशिष्ट हितों का उपयोग और उनको पूर्ण हम कब कर सकते हैं? जब हम उन उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। निश्चित कार्यप्रणाली होगी, नियम होंगे और उनकी अपनी व्यवस्था होती है। तो अब हम संस्था का सामान्य अर्थ देखते हैं कि मानव के जो हित अभी हमने बात की है ना, उनके लिए क्या होता है? वो जो उद्देश्य होते हैं, वो जो हित होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है। उनके लिए तौर तरीके लगाए जाते हैं, कुछ निश्चित विधियाँ होती हैं, मेथड्स होते हैं, उनको उपयोग किया जाता है और प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? संस्था कहलाती है। ये तो जनरल लैंग्वेज है हमारी कि हम बोलचाल की भाषा में और सामान्य अर्थ समझ जाएं उसके लिए कि संस्था क्या होती है। अब हम डेफिनेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम मैकाइवर और पेस की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैकाइवर और पेस कहते हैं कि संस्था कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा को कहते हैं जो समूह की सामूहिक क्रियाओं की विशेषता है। संस्था क्या है? कार्य प्रणालियों का स्थापित स्वरूप है या ऐसी एक दशा है, ऐसी एक स्टेज है जो समूह की सामूहिक क्रियाओं की विशेषता है। कोई एक दो जने नहीं कर रहे हैं, पूरा समूह कर रहा है और उस पूरे समूह की, पूरे ग्रुप की सामूहिक कुछ विशेषताएं होती है जिनको देखा जाता है। मतलब वो कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूर्ण हमको करना होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं गिलेन और गिलेन के डेफिनेशन की। वो कह रहे हैं कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का वह कार्यात्मक समूह होता है जो बहुत कुछ स्थायी होता है एवं जिसका उद्देश्य अनुभव होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। मतलब क्या है कि सामाजिक संस्था जो होती है वो सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों का, सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं उनका कार्यात्मक समूह है। मतलब क्या कह रहे हैं कि इनके अंतर्गत क्या आएंगे? हम यहाँ देखें कि सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मीन्स उसमें जो क्रियाएं की जाती है, वो जो विचार अपनाए जाते हैं, वो जिन मनोवृत्तियों का उपयोग किया जाता है और जिन सांस्कृतिक उपकरणों को उसके अंदर शामिल किया जाता है, ये सब उसके अंदर आते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि बोगार्डस क्या कह रहे हैं। बोगार्डस की डेफिनेशन देखते हैं हम। वो ये कह रहे हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ये क्या है? एक सामाजिक संस्था या समाज का वो ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा, क्या है, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है, एक ऐसा ढांचा हमारे आसपास बनाया जाता है जिसके जो मुख्य रूप से क्या है, कुछ ऐसी सिस्टमेटिक मेथड्स हैं, कुछ ऐसी सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं हैं, विधियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है और इसीलिए वो संगठित होता है। मतलब क्या है, हमारे पास विशिष्ट हित हैं, कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम एक संगठन में शामिल होते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, तो उसे कहते हैं संस्था। ठीक है, तो निष्कर्ष अगर हम इन डेफिनेशंस का देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट हित होते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, कार्य रूप में देने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है, निश्चित विधियों का उपयोग किया जाता है और कार्य प्रणालियों का उपयोग करके एक ऐसा संगठन तैयार किया जाता है जो इन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम हो। वो क्या कहलाएगा? संस्था। अब हम बात करते हैं कि संस्था के काम क्या होते हैं। जैसे परिवार है, सबसे छोटी इकाई है समाज की, और उसके अंदर हमारे सबके अपने अपने काम होते हैं। समुदाय है तो उसमें भी, हमारी समिति, अगर हम किसी समिति का हिस्सा है तो उसमें भी कार्य तो सब में होते हैं और वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो संस्था के कार्य देखते हैं हम। मुख्य रूप से कुछ काम है। फर्स्ट है कि सामाजिक नियंत्रण के साधनों की व्यवस्था। समाज के अंदर हमारा व्यवहार नियंत्रित होना चाहिए, है ना। अगर अनियंत्रित व्यवहार होता है तो समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। तो लोग जो हैं उनका व्यवहार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है और वही संस्था काम करती है कि सामाजिक नियंत्रण जो होते हैं उसके साधन के रूप में संस्था एक व्यवस्था है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि संस्था व्यक्ति को कार्य एवं पद प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसका संस्था के अंदर अलग एक पद होता है। किसी का बहुत ऊंचा पद होता है, प्रतिष्ठित पद होता है, कोई नीचे पद पे काम करते हैं। वो सब अपना अपना काम आसानी से कर सकें, अपने पद और योग्यता के अनुसार कर सकें, इसलिए संस्था का निर्माण किया जाता है और उसमें व्यक्ति को उसका काम और उसके पद को प्रदान किया जाता है। फिर बात आती है, और ये जो संस्था में व्यक्ति के कार्य और पद प्रदान कर दिए जाते हैं, उससे संघर्ष की भावनाएं नहीं पनपती है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पता है कि मैं इस पद पर हूँ और मुझे ये काम करना है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन आसानी से कर सकता है। देन आफ्टर बात आती है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारे कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, उनको हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं स्वयं अकेले, और उसके लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। मानव की कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है, कुछ ऐसे विशिष्ट हित होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको पूर्ण करने के लिए उसे किसी न किसी संस्था का सदस्य बनना होता है। इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है और ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसके अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं कि संस्था सदस्यों के व्यवहारों में अनुरूपता लाती है। व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता है, वेरिएट होता रहता है ना, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति अनियंत्रित हो जाती है तो समाज के लिए वो परेशानी वाली और घातक होती है। तो संस्था जो है वो सदस्यों के व्यवहारों में अनुरूपता लाने का भरसक प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि हम बराबरी में रहेंगे तो समाज के अंदर संघर्ष की स्थिति नहीं पनपेगी, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यही सब कुछ संस्था हमें सिखाती है। फिर व्यक्ति के कार्य को सरल बनाना। संस्था का एक इम्पॉर्टेंट कार्य और क्या है कि व्यक्ति के कार्य को सरल बनाना। व्यक्ति जो काम करता है, जो उसके उद्देश्य होते हैं, जितनी उसकी क्षमता है उस अनुरूप वो काम करने में सक्षम होता है। अगर वो अपने कार्यों को नहीं कर पाता है तो वो दूसरों का सहयोग लेता है और सीखने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति के ये जो कार्य होते हैं जितने भी, चाहे उनके उद्देश्य पूर्ण करना हो, चाहे उनके विशिष्ट कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं और कार्य होते हैं, चाहे जटिल कार्य हो चाहे सरल कार्य हो, उन सबको सरल बनाने का काम, उन सबको पूर्ण करने का काम संस्था का होता है। फिर क्या है ये? इसका एक काम क्या है कि संस्कृति की वाहक है। हम परिवार में रहते हैं, है ना। अगर हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं वो हमको घर की परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति से रूबरू कराते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारे घर की ये परंपरा है, ये तुम लोगों को भी निभाना है। इस तरीके से संस्कार जो होते हैं वो हमको
देते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। अब वही काम संस्था का भी है कि संस्था क्या है, संस्कृति की वाहक है। क्यों? क्योंकि जितने भी मनोवृत्तियाँ होती है, जितने भी लोक रीतियाँ होती है, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। एक संस्था में जितने लोग होते हैं, वो बड़े जो होते हैं, वो अगर अपना पद त्यागते हैं तो वो दूसरे लोगों को वो जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। तो ये क्या है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, संस्था जो है वो संस्कृति की वाहक होती है। फिर हम बात करते हैं कि संस्थाएं सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। संस्थाएं क्या करती है, उनका जो लोग समूह में रहते हैं उनका मार्गदर्शन करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का, तो अगर हम कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है और कॉलेज में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें लेक्चरर्स जो होते हैं, जो हमारे सहयोगी वगैरह होते हैं, वो हम में सिर्फ जो किताबी अध्ययन करते हैं, हम उस किताबी ज्ञान जो होता है वही नहीं देते हैं, उसके अलावा कई ऐसे जीवन जीने के तरीके, हमारी प्रेरणादायक बातें बताते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसी कई हमको कि हर रूप में सहयोग करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन हो सके। तो सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन संस्थाएं करती है। अब हम बात करते हैं कि संस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो संस्था की विशेषताएं देखते हैं हम कि निश्चित उद्देश्य, संस्था का क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही, मतलब विशिष्ट हितों के लिए ही संस्था का निर्माण किया जाता है और उन उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। फिर बात आती है धारणा की कि संस्था की अपने मनोवृत्तियाँ, रीति रिवाज, विचार वगैरह होते हैं और उन्हीं धारणाओं का वो अनुसरण करते हैं। थर्ड विशेषता अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे कि हमने कार्य में भी बात की कि संस्थाएं जो होती है वो क्या करती है, संस्कृति की वाहक होती है। तो संस्कृति की वाहक होने के कारण उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो इन परंपराएं, रीति रिवाज जो होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करें। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि संस्था जो होती है वो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था का बीड़ा उठाती है और वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ये एक विशेषता होती है। फिर हम बात करते हैं कि संस्था की लिखित और अलिखित निश्चित परंपराएं होती है। कुछ रिटर्न में और कुछ अनरिटर्न उनकी ऐसी ट्रेडिशन होते हैं, परंपराएं होती है जिनका निर्वहन वो करते हैं। कुछ ओरली समझ में आ जाए ऐसी बातें जो होती हैं उनको भी संस्था उपयोग में लाती है और कुछ लिखित में नियम कायदे वगैरह होते हैं उनको काम में लेती है। फिर हम बात करते हैं कि संस्था की एक और विशेषता क्या है कि ढांचा, उसका स्ट्रक्चर। संस्था का ढांचा इस तरीके से होता है, इस तरह व्यवस्थित होता है कि जो लोग होते हैं उसका आसानी से उसमें सामंजस्य बिठा लेते हैं। किसमें? संस्था में। ढांचा इस तरीके से होता है कि व्यक्ति सामंजस्य आसानी से बैठा सकता है, वो अपने विशिष्ट हितों को आसानी से पूर्ण कर सकता है और उसे अलग सा व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि निश्चित नियम, संस्था के कुछ निश्चित नियम होते हैं, ये उसकी एक मुख्य विशेषता है। क्यों? क्योंकि संस्था के जो नियम होंगे वो लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। तो उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना हर व्यक्ति जो संस्था का सदस्य होता है उसका परम कर्तव्य होता है। इसलिए निश्चित नियमों की पालना की जाती है और संस्था के निश्चित नियमों का अनुसरण करना बहुत आवश्यक होता है। ये एक उसकी विशेषता है। देन फिर बात करते हैं हम 7th विशेषता की, तो वो हम बात कर रहे हैं प्रतीक। संस्था के अपने कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है और वो सिंबल जो होते हैं वो उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। फिर स्वीकृति एवं अधिकार, संस्था की एक विशेषता ये है कि संस्था स्वीकार्य जो कार्य होते हैं, जो स्वीकृति प्रदान करती है, वो उसकी इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि संस्था के अंदर हम कब सदस्य बन सकते हैं, जब संस्था की स्वीकृति होगी। और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका उल्लंघन हम संस्था में रहते हुए, संस्था के सदस्य होते हुए नहीं कर सकते हैं। तो एक विशेषता ये है कि आवश्यक तत्व ये है कि स्वीकृति और अधिकार संस्था का आवश्यक है हमारे लिए। फिर बात करते हैं हम कि संस्था तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है। संस्था का ढांचा इस तरीके से होता है कि वो स्थायी होती है। हम संस्था के सदस्य हैं, हम अस्थायी हो सकते हैं। मीन्स हम अगर उस संस्था में
रहते हैं, अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉलेज का, और अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में अगर हम काम कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो जब तक हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होती है, जब तक हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, हम उसके सदस्य रहेंगे और उसके बाद में हम उसके सदस्य नहीं रहते हैं। लेकिन संस्था का ढांचा, संस्था में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो स्थायी होते हैं। संस्था, अगर लोग भी अस्थायी हैं, उनके जो कर्मचारी वगैरह होते हैं वो भी अगर अस्थायी हैं, तो भी संस्था जो होती है वो, उसका स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। तो आज हमने बात की थी संस्था के बारे में कि संस्था का अर्थ देखा है हमने, संस्था की परिभाषाएं देखी है, संस्था के कार्य क्या क्या होते हैं और संस्था की विशेषताएं क्या क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तब हम इन सब में कंपैरिजन देखेंगे। समाज, समुदाय, जो हमने थोड़ा एक तो पहले भी बता दिया है आपको, फिर समिति और संस्था, और इन सब का महत्वपूर्ण कार्य क्या है और इनके समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। ओके, थैंक यू।